ग्रैन्यूल्स इंडिया के सीएफओ मुकेश राणा सर जुड़ते हुए सारे कंपनी रिलेटेड ग्राफिक्स जिन पे मैं बातचीत कर रहा हूँ सब स्क्रीन पे आपके चर्चा में आप देख सकते हो, प्ले आउट होते रहेंगे, मैं उन पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मुकेश सर, पहले तो सबसे की ट्रिगर था वो Q1 के नंबर्स, उसी से शुरुआत करता हूँ। प्लीज वो प्लेट लेकर आइएगा Q1 परफॉर्मेंस की। साल दर साल आए मुकेश सर, कहूँ तो सबड्यूड ही थी, 2 से 3% का साल दर साल उछाल देखने को मिला। क्यों ये मामला, इस Q1 सबड्यूड सा क्यों नजर आया? पहले धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए ग्रैन्यूल्स को। Q1 सबड्यूड से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि फ्लैटिश रहा है, क्योंकि Q4 में एक्सेप्शनल इनकम था, Q1 में एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस थे। बट ओवरऑल रेवेन्यू जो आप पूछ रहे हो 3% ही क्यों ग्रोथ हुआ है, तो हमारा पिछले कुछ महीनों से रेमिडिएशन एक्टिविटीज जो गागिलापुर में चल रही है, उस वजह से हमारा थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम है। वो हमने हमारे अर्निंग्स कॉल में भी एक्सप्लेन किया था कि हम अभी यूएस 6 महीने हो गए हैं, यूएसएफडीए के पास जाएंगे, उनसे मीटिंग का रिक्वेस्ट करेंगे और फिर वी आर एक्सपेक्टिंग अ री इंस्पेक्शन यूएसएफडीए से। उसके बाद हमारा गागिलापुर फुल फ्लेज्ड प्रोडक्टिविटी रहेगी। एंड उसके अलावा हमारा ग्रैनुअल लाइफ साइंस जीनोम वैल्यू का प्लांट भी यूएसएफडीए इंस्पेक्शन सक्सेसफुली रहा है, तो वहाँ पे भी एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट हो गया है। तो Q3 ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि द रन रेट ऑफ रेवेन्यू विल बी बेटर। रेगुलेटरी इश्यूज थे जिसके चलते शायद Q1 थोड़ा सा पस्त पड़ा। अब वो रेगुलेटरी अपडेट की बात छेड़ दी तो वहीं आता हूं। वो बोंथापल्ली, जीपीआई, जीएलएस ऑडिट्स हुए थे, सब में एक एक ऑब्जर्वेशन, एक एक आपत्ति सामने आई थी। यस। और वार्निंग लेटर आया था गागिलापुर फैसिलिटी का, हैदराबाद का, जी। और उससे आप कह रहे हो सेल्स इफेक्ट हुई थी। ये बाकी सबके अपडेट्स क्या, ये एक एक ऑब्जर्वेशन मतलब ये कोई डेटा इंटीग्रिटी वाला इशू नहीं था, रन ऑफ द मिल थे जो आसानी से सुलझाए जा सकते हैं, ऐसा मामला है? और सुलझ गया क्या? नहीं, सारे माइनर ऑब्जर्वेशन है, सम काइंड ऑफ प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस थे, और ये हमने ऑडिटर्स को सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी ऑफिशियल रिस्पांस देंगे और ये आ जाएगा, तो हमको कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं लग रहा है। एक और ऑब्जर्वेशन वार्निंग थे लेटर उनमें का तो भी धंधे पे कोई इंपैक्ट नहीं। ये गगिलापुर वाला जो मामला है, इससे क्या सेल्स इफेक्ट हो रही हैं? पॉसिबल री इंस्पेक्शन कब होगा? और ड्रग अप्रूवल्स पे इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया है क्या? से हमने ऑलरेडी डी रिस्क कर चुके थे। अपना जीनोम वैली लाइफ साइंस जो दूसरा प्लांट है, उसमें और 10 बिलियन टैबलेट कैपेसिटी ऑलरेडी है। तो हमारा कमर्शियल सेल्स और न्यू प्रोडक्ट अप्रूवल्स में इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी हम फाइलिंग करना चालू कर दिए हैं। और कुछ फाइलिंग जो किए हैं गागिलापुर में, बहुत बड़े प्रोडक्ट्स नहीं थे जो पेंडिंग अप्रूवल्स के थे, और उससे ज़्यादा सेल्स इम्पैक्ट नहीं होगा। और हमारा ये उम्मीद है कि थर्ड क्वार्टर के आसपास री इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए। तो रेमेडियल एक्शन आप लोग लेना शुरू कर चुके हो, मैं अज्यूम कर रहा हूं। फिर जब इंस्पेक्शन होगा तब तक ये एक्शन दिक्कतें खत्म हो रही होंगी। अच्छा, आपने एक्शन क्योंकि पैड गिरने की बात करी थी, पैड गिरा था, वो आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर भी रहा था, उसमें सब क्लैरिटी थी मेरे पास। लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑनगोइंग लिटिगेशन सेटलमेंट। ये ऑनगोइंग लिटिगेशन सेटलमेंट क्या मामला था? सी हमारे एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे तो काफ़ी सारे कंटीजेंट लायबिलिटी थे। हाँ। उसमें से काफ़ी सारे बड़े जो भी इश्यूज थे सब सेटल हो गए हैं। तो अभी आगे जाके हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी एनुअल रिपोर्ट में भी कम हो गए हैं। आगे जाके हमारे लीगल लिटिगेशंस के जो खर्चे होंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो इस बार मान लो Q1 में एक एबरेशन था जो स्मूदन आउट हो जाएगा सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में। यस। अब दूसरा पार्ट, वो स्विस सीडीएमओ प्लेयर सेन केमिकल्स का आपने अप्रैल में अपडेट दिया था कि एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। मुकेश जी, इसके बाद से क्या स्विट्जरलैंड आना जाना आपका बढ़ गया है क्या? और दूसरा, Q1 फाइनेंशियल्स पर काफी इंपैक्ट था इस ये सेन केमिकल्स का। 29 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने मेंशन करा। ग्रॉस मार्जिन्स को पुश मिला पर एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी, इसीलिए इबीटा इंपैक्ट हुआ। तो एक्स ऑफ स्वेन परफॉर्मेंस कैसा था? रेवेन्यू तो इसका मतलब बिल्कुल फ्लैट था, अगर 29 करोड़ का एडजस्टमेंट कर लूं तो एक्स ऑफ स्वेन हमारे रेवेन्यूज फ्लैट थे, पर अदरवाइज ऑपरेशनली
बिलो टॉप लाइन इम्पैक्ट किस हद तक रहा? जी, मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप सही बोले, एक्स ऑफ सेन केमिकल्स Q4 से Q1 फ्लैट रेवेन्यू था, और एबिटा इज ऑल्सो इक्वली फ्लैट। बट हमारा क्या हो रहा है कि हम अभी रेमिडिएशन एक्सपेंसेस ले रहे हैं, जो P&L में चार्ज हो रहा है। सो Q2 में भी हुआ, Q3 में भी हुआ, Q1 में भी हुआ है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो दैट इज द बिगर इम्पैक्ट फॉर एबिटा। और सेन केमिकल्स का जो एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं होगा और USFDA का एक्सपेंसेस नहीं होता, तो हमारा एबिटा मार्जिन वुड हैव बीन फार बेटर। अच्छा, सेन को जब एक्वायर करा गया था तब ये कहा गया था कि हम लोग बढ़िया CDMO अपॉर्चुनिटीज हाथ आएंगी, हम GPL1 ड्रग्स में फोरे कर रहे होंगे, यानी कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स में। क्या अपडेट्स हैं अप्रैल के इंटीग्रेशन के बाद से? किस तरह की अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन खुल रही है सर? सी ये CDMO, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप CDMO के बारे में पूछ रहे हैं, पेप्टाइड हाँ, CDMO। सो हाँ, पेप्टाइड अपॉर्चुनिटी में थोड़ा जस्ट पहले से बताऊंगा कि हमने पहले ये डेवलपमेंट चालू करी थी सेन केमिकल्स के साथ पेप्टाइड्स API के लिए। फिर हमको लगा कि देर इज अ गुड कैपेबिलिटी एंड ऑल्सो टू गेट इनटू यूरोप इनोवेटर साइड ऑफ द बिजनेस। अच्छा रहेगा कि हम अक्वायर करें और CDMO में भी एंटर हुए। सो दैट इज हाउ वी हैव अक्वायर्ड दिस बिजनेस। और एग्जिस्टिंग रेवेन्यू स्ट्रीम तो है ही, उसके अलावा वी आर डिस्कसिंग विद क्वाइट अ फ्यू इनोवेटर्स एंड क्वाइट अ फ्यू फार्मा प्लेयर्स फॉर इंक्रीजिंग अवर CDMO साइड ऑफ द बिजनेस। और हमारा GLP-1 API डेवलपमेंट भी जारी है। देयर ऑल्सो वी आर सीइंग, वेरी सून वी वुड बी हैविंग आवर जेनरिक products, and in the future we will also have formulation dosages, maybe to start with injectables, then probably oral solid dosage, but I'm talking about 5-6 years plus journey. अच्छा, ठीक है। जोग्राफिकल इस बार परफॉर्मेंस Q1 का, Yes. मतलब यूरोप 12% बढ़ा साल दर साल, 66% बढ़ा सीक्वेंशली। आई एम अज्यूमिंग ये तो खैर सेन केमिकल्स का अधिग्रहण हुआ है, वो कंप्लीट हुआ है, तो उससे यूरोप को फायदा मिला होगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 30% का डिक्लाइन। ये क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ज्यादातर गगिलापुर फैसिलिटी सप्लाई करती थी, इसीलिए उस तरह का इंपैक्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में? क्यों साल दर साल 30% गिरा वो? सी यूरोप में सेन केमिकल्स के अलावा भी ग्रोथ था। तो अच्छा। हमारा जो जो पैरासिटामोल बिजनेस, जो हाँ। हमारा प्राइमरी बिजनेस हुआ करता था यूरोप में, वहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा रिवाइवल चालू हो गया है। एर्लियर कस्टमर्स के पास स्टॉक ज़्यादा थे और डी स्टॉकिंग हो रहा था, अभी थोड़ा रिवाइवल नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, हमने अभी क्लैरिफाई किया था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी कि गागिलापुर में थोड़ा PFI प्रोडक्शन बैकलॉग था। तो उस वजह से, सप्लाई बैकलॉग की वजह से, लैटम मार्केट प्राइमरली हम सप्लाई नहीं कर पाए टाइमली। अच्छा मुकेश सर, आई एम श्योर जब भी बोर्ड मीटिंग होती होगी, जब भी आप लोग चाय पीने बैठते होगे, तो सबसे ज़्यादा ट्रम्प और ट्रम्प की पॉलिसीज़ की चर्चा करते होगे आप लोग। नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस सीक्वेंशली ठीक है, फ्लैट था, 1% का डिक्लाइन था, पर वो ट्रम्प साहब की, हालांकि टैरिफ्स का अभी तो असर नहीं आया होगा, लगाऊंगा लगाऊंगा कह रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। ऐसा है तो नहीं है कि बोल दिया, अब हम गलत गणित करके खुद ही डर रहे हैं तो इसलिए टैरिफ नहीं लगा रहे हैं? हमारा चैनल यूएस में बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता, तो आप खुल के बता सकते हो चल क्या रहा है? नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ फार्मा के लिए रखूंगा। फार्मा तो अभी एग्जम्प्टेड है, टैरिफ नहीं हाँ, है। हाँ, और सारे इंडस्ट्री में जो टैरिफ की बात हो रही है, वो आप बाकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सुन ही रहे होंगे। फार्मा अभी के लिए एग्जेम्प्ट है और नील है। और वैसे US में जेनरिक फार्मा जो इंडिया से सप्लाई होता है और ग्रैनुअल से जो सप्लाई होता है, सो दोज आर अफोर्डेबल मेडिसिन। और उसमें टैरिफ लगाएंगे तो इट विल बी कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर्स। तो वो हमको लग रहा है कि प्रोबेबली वो ड्यूटी लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे, जो इनोवेटर्स हैं या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो प्राइसेस ज़्यादा हैं, जो US में भी मैन्युफैक्चर करके कॉस्ट अफोर्डेबल रेंज में ला सकते हैं। बट जेनरिक प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी वेरी लो।
एंड यूएस में उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो एक बात बताओ, ट्रम्प साहब ये टैरिफ लगाना तो नहीं चाहते, लगा इसलिए रहे हैं कि मेक इन अमेरिका, सब कंपनियां वहीं आए, वहीं लगाएं, वहीं बनाएं प्लांट्स। ये लॉजिक बैठता है क्या? मान लिए चलिए आप बाकी सब के साथ इन टैंडम आप पे भी 25% टैरिफ लगा, तो भी क्या बिजनेस सेंस ये कहता है कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करो, 25% टैरिफ लग दे तो तब भी वो हमसे ही माल लेंगे। दूसरी तरफ हमारे भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी वहां पर हैं, वर्जीनिया यूएसए, जीपैक यूएसए। इससे कितना एज मिलता है, कितना फायदा मिलता है? ट्रम्प साहब इस बात से खुश हो जाएंगे क्या? नहीं, मैं ट्रम्प साहब अभी हम हम अपने कस्टमर को पहले खुश करते हैं। सो हमारा जो फैसिलिटी है जो वहाँ पे है, जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स वहाँ बनाते हैं, जो वहीं पे बना सकते हैं वहाँ के रेगुलेशन के हिसाब से, और वहाँ बेचना होता है वहीं मैन्युफैक्चर करके। सो वो एक काफ़ी अच्छी साइज ऑफ द बिजनेस है हमारी। और हम जी पैक जो वहाँ है, यहाँ से बल्क प्रोडक्ट भी बेचते हैं वहाँ पे जो पैकिंग करते हैं। सो देर इज़ अ गुड वैल्यू एडिशन लोकली हैपनिंग। तो हमारा काफ़ी अच्छा वैसे डाइवर्सिफाइड है बिजनेस रिस्क, नो टैरिफ को लेके, इवन अदरवाइज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेके। वैसे बात सही है। अच्छा, एक यूएस है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इंडिया का लार्जेस्ट ड्रग इंपोर्टर यूएस है। गणित कहता है मोटा मोटी 1/3 एक्सपोर्ट्स कुल मिलाकर फार्मा इंडस्ट्री के यूएस होते हैं। 20% दुनिया की जो जेनरिक मेडिसिन बनती हैं भारत बनाता है। 2/3 ग्लोबल वैक्सीन जो बनाई जाती हैं भारत बनाता है। ट्रम्प साहब मेरे ख्याल से यूरोप पे गाज गिराना चाहते थे, बंदूक की नाल इधर उधर हर जगह चली गई, गलत जगह। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मुकेश सर, एक तो थोड़ा सा डेट पाइलअप हुआ, सीक्वेंशली 34% इजाफा है। क्या ये वो एक्विजिशन के चलते था, डेट रिडक्शन के प्लान्स क्या? और दूसरा, ये लिटिगेशन कॉस्ट हो, रेमेडियल कॉस्ट हो, सेन केमिकल्स का इंटीग्रेशन हो। एक अच्छी बात कि आपने फिर भी मार्जिन्स 20% के ऊपर डिफेंड कर रखे और आप कॉन्फिडेंट थे मार्जिन्स इवेंचुअली एक्सपैंड हो रहे होंगे। क्या आउटलुक है? FY26 के एग्जिट मार्जिन्स क्या होंगे? जी, पहले आपने सही कहा, जो डेट बढ़ा है वो एक्विजिशन की वजह से ही बढ़ा है। और हमारा Q4 और Q1 का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस काफ़ी अच्छा था। तो उस वजह से हमारा डेट फिर भी नेट डेट टू एबिटा एक लेवल के अंदर ही है। सो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल। एंड ये हमको इन्वेस्टमेंट करना था ग्रोथ के लिए। और कमिंग टू द एबिटा, हम नंबर और गाइडलाइन नहीं देते हैं, बट आप ये रख सकते हैं कि हमारा एबिटा मार्जिन इम्प्रूव होएगा विद इंक्रीज इन सेल्स एंड विद अ बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज। चलिए, आपने वो जवाब नहीं दिया, जब से एक्विजिशन करा है, एक्विजिशन तैयारी कितनी बार स्विट्जरलैंड हुआ है। आप खैर छोड़ देता हूँ उस टॉपिक को। मुकेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सारी डिटेल्स हमारे साथ समझाने के लिए और शेयर करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं।